आज भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। इससे देश भर के युवा परेशान हैं। युवा रोजगार की तलाश करते रहते हैं पर उन्हें निराशा हाथ लगती है। शब्दबोध से मैं हूँ श्याम नगीना। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन अकादमी के अनुसार फरवरी 2025 में बेरोजगारी की दर घटकर 7.90% पर आ गई, जो जनवरी महीने में 8.20% पर थी। 2018 से 2025 तक औसतन बेरोजगारी 8.17% रही। 2020 में यानी कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगारी 23.50% थी, जो 2022 में घटकर 6.40% पर आ गई। देश में 15 से 29 साल आयु वर्ग के पुरुषों में बेरोजगारी दर 13.6% दर्ज की गई, जबकि शहरों में यह 15% और गाँवों में 13% थी। आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2025 के दौरान 15 साल और उससे अधिक आयु के लोगों की श्रम बल में हिस्सेदारी दर 55.6% रही। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पहली बार देश में रोजगार की स्थिति पर मासिक आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक अप्रैल 2025 में बेरोजगारी दर 5.1% रही। पहले यह आंकड़ा सालाना और तिमाही आधार पर जारी किए जाते थे। आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.2% और महिलाओं में 5% रही। आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 17.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में 12.3% रही। 15 से 29 उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर 13.8% रही। 15 से 29 उम्र वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी दर पूरे देश में 14.4% रही। ध्यान रहे, जब मोदी जी 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो अपनी सभाओं में वह अच्छे दिन आने का सपना दिखा रहे थे। वे खास तौर से युवाओं को संबोधित करते कहा करते थे कि जब वह प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनकी सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेगी, जिससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। युवाओं ने मोदी के वादों पर यकीन किया और उन्हें और उनकी पार्टी को भरपूर वोट दिया, पर उनके वादे हवा ही रह गए। मोदी जी पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं और वादे पूरे कर दिए होते तो अब तक 22 करोड़ रोजगार का सृजन हो गया होता, पर उनका यह वादा अन्य वादों की तरह झूठा ही साबित हुआ। अब तो मोदी जी रोजगार शब्द का नाम तक नहीं लेते। यद्यपि 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा यह बार बार कहा गया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 30 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, पर मोदी जी ने उन पर भी नियुक्तियां नहीं की। सेना रोजगार का एक बड़ा साधन हुआ करती थी, जहां हर साल लगभग 1 लाख युवा भर्ती हो जाया करते थे, पर मोदी जी ने अग्निवीर योजना लाकर सेना की भर्ती को मजाक बना दिया। असल में मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार पैदा करने के अपने उपरोक्त वायदे के उलट अपने शासनकाल के दौरान ऐसे कदम उठाए जिससे रोजगार बढ़ने के बजाय और घटते गए। उन्होंने अनेक हवाई अड्डों और बंदरगाहों जहां ठीक ठाक रोजगार मिलता था उनको निजी हाथों में सौंप दिया। एयर इंडिया जैसी हवाई सेवा को टाटा के हवाले कर दिया। नीलांचल स्टील निगम लिमिटेड को टाटा को ही बेच दिया। इसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने अलग विनिवेश मंत्रालय ही बना दिया था, जिसका काम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेचना था। उनके शासनकाल में सार्वजनिक क्षेत्र के कई बड़े होटल बेच दिए गए। अनेक सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया। वाजपेयी सरकार ने सन 2000 में मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को बेच दिया, बाल्को को, और 2001 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को, वेदांता को बेच दिया गया। 2001 में CMC लिमिटेड को टाटा को बेच दिया गया। 2001 में लगन इंजीनियरिंग HCL लिमिटेड पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड को बेच दिया गया। 2002 में इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड और मारुति सुजुकी को बेचा गया। 2003 में जेसप एंड कंपनी रुइया को बेच दी गई। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हजारों लोगों को अस्थायी रोजगार तो मिला हुआ ही था, साथ ही अच्छा वेतन और कई तरह की भविष्य स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएँ भी मिल रही थी। पर इनके निजी हाथों में चले जाने के बाद अस्थायी नौकरियां खत्म हो गईं। निजी कंपनियां ठेका या श्रमिकों संविदा पर काम
कामगारों को रखना शुरू कर दिया। हालांकि ठेके पर कर्मचारी पहले भी रखे जाते रहे थे, पर उनकी संख्या बहुत कम थी। वैसे ठेके पर कर्मचारी रखे जाने का प्रचलन अटल बिहारी वाजपेयी के निजीकरण अभियान के दौर में ही ज़्यादा बढ़ गया। एक तरह से कहे तो बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को संविदागत ठेके पर रखे जाने की शुरुआत हो गई। लेकिन मोदी जी भी उनसे पीछे नहीं रहे। मोदी जी स्वतंत्र भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में एक भी सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना नहीं की। इसके उलट उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने और उससे धन उगाने का काम प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू कर दिया। यह काम 2019 से 2024 के बीच भी जारी रखा। इसी क्रम में उन्होंने 2024-22 में 23 उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया। हालांकि भारी विरोध के चलते मोदी जी ने उपरोक्त 23 में से 9 उपक्रमों के निजीकरण करने के कदम को वापस लिया। खबर है कि वे इनके पुनरुद्धार के लिए अब पैसे आवंटित करने का निर्णय किया है। इस बीच मोदी जी के श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने दावा किया कि 2014 से 2024 के बीच मोदी सरकार ने 17 करोड़ 20 लाख नए रोजगार का सृजन किया है। उन रोजगारों की प्रकृति क्या है यह उन्होंने नहीं बताया। इधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह दावा किया है कि मोदी जी के 2014 से 2023 के शासनकाल के दौरान 8,82,191 रिक्तियाँ भरी गई, जबकि 2004 से 13 के बीच जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे केवल 6,02,045 रिक्त सरकारी पद ही भरे गए थे। हालांकि विपक्षी दलों द्वारा खाली पदों की संख्या 30 लाख बताई गई थी। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी तो वाजपेयी जी बने थे। उन्होंने केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेचा ही नहीं, बल्कि देश में पेंशन व्यवस्था को भी बंद कर दिया। वह पेंशन जो सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा हुआ करती थी, आज यह सबको पता है कि ज़माना बहुत बदल चुका है। संयुक्त परिवार की परंपरा लगभग समाप्त हो चली है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था तो बूढ़ों की देख रेख हो जाया करती थी, पर अब अधिकांश बूढ़ों को बेटे बहू नहीं पूछ रहे। वृद्ध को जब पेंशन मिलती थी तो पैसे की लालच में परिवार के लोग उसकी सेवा जरूर करते थे। उसकी ज़िंदगी कुछ अच्छी सहूलियत के साथ गुजर जाती थी, पर अब वह स्थिति नहीं रही। वैसे बेरोजगारी कुछ न कुछ हमेशा रही है। तब भी थी जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, फिर भी नौकरी रोजगार की इतनी बुरी हालत नहीं थी। मामला गड़बड़ होना तब शुरू हो गया जब मोदी जी ने 2016 में अचानक नोटबंदी का ऐलान कर दिया। नोटबंदी का फैसला असंगठित क्षेत्र पर भारी पड़ गया। पहले असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ था, लेकिन नोटबंदी के बाद छोटे उद्योगों, दुकानदारों और व्यापारियों के सामने अपने कामगारों को वेतन देना मुश्किल हो गया। लाखों लाख दुकानदार और लघु उद्योग के मालिकानों को अपने कामगारों को हटाने पर मजबूर हो जाना पड़ा। रही सही कसर कोरोना ने पूरा कर दिया। संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर कोरोना का अच्छा खासा असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना था कि कोरोना के चलते देश में बेरोजगारी दर 3 दशक में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। उसके अनुसार कोरोना की वजह से 2020 में 10,000 श्रमिक में से 711 को काम नहीं मिला। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के मुताबिक लॉकडाउन के चलते 16 मई 2021 को समाप्त होने वाले हफ्ते के दौरान 10,000 श्रमिक पर बेरोजगारियों की संख्या 1450 पहुँच गई। फिर 23 मई को समाप्त होने वाले हफ्ते में तो बेरोजगारी दर बढ़कर 14.7 यानी 1470 प्रति 10,000 पर पहुँच गई। ध्यान रहे कि कोविड के दौरान लघु और मझोले उद्योगों की रफ्तार पर लगभग पूरा ब्रेक लग गया था। दूसरी तरफ मोदी जी की नीतियों के चलते अस्थायी नौकरियों पर संकट के बादल मंडराने लगे। कम वेतन पर सरकारें ठेके या संविदा पर कर्मचारी रखने शुरू कर दिए। संविदा कर्मियों को वेतन के नाम पर कुछ हज़ार रुपये ही देने होते थे, अन्य कोई दूसरी सुविधा नहीं, न कोई महंगाई भत्ता, न स्वास्थ्य संबंधी सुविधा।
सरकारों को यह तरीका भा गया और लगभग सभी राज्य सरकारों ने यह रास्ता अख्तियार करना शुरू कर दिया। श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में केंद्र सरकार की नौकरियों में ठेका कर्मचारियों की संख्या 13,64,000 थी। 2021 में वो बढ़कर 24,31,000 हो गई। नेशनल पेंशन स्कीम के एक आंकड़े के अनुसार मोदी सरकार ने 2020 की तुलना में 2021 में अस्थायी भर्तियों में 27% की कमी कर दी, जबकि राज्य सरकारें भी नियमित भर्तियों में 21% की कमी कर दी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी ठेका कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2016 में जहाँ PSU में ठेका कर्मचारियों की संख्या 2,69,000 थी, वह 2020 में बढ़कर 4,99,000 हो गई। जुलाई 2022 की एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी मालिकाना वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में तो 69% कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं। इसी तरह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में 72% कर्मचारी ठेके पर हैं। ONGC में भी जहां 2015-16 में एक भी कर्मचारी ठेके वाला नहीं था, वहां अब 62% कर्मचारी ठेका पर काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर ठेका कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार के अंदर 2023 में कुल 48,67,000 कर्मचारी कार्यरत थे, जबकि 9 लाख पद खाली थे। 2021 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के पास 24.31 लाख ठेका कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल मिलाकर देखें तो आज बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकारें इसकी चिंता करती नहीं दिख रही हैं।